महाराष्ट्र के हिस्सों से पूरा गुजरात को देने का काम महाराष्ट्र महायुति की सरकार ने किया। नवाब मलिक दाऊद से उसका संबंध है। अब दाऊद से संबंधित व्यक्ति का कैंडिडेट हो सकता है। अगर आपको चुना गया पार्टी या हाईकमान के द्वारा, एक व्यक्तिगत तौर पे क्या आप वो स्वीकार और सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने के लिए रेडी है? जो भी मेरे को पार्टी ने दायित्व दिया है उसको प्रामाणिकता से मैंने पूरा किया। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी के लोगों को जो कुत्ता कहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर नाना पटोले। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, कैंपेन के ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, एक हफ्ता बाकी है। आपने बहुत सारा ग्राउंड देखा है, लोगों से इंटरेक्ट किया है। आपके हिसाब से हवा किस तरफ है, रिस्पांस कैसा है पब्लिक का, और रियलिस्टिकली महाविकास आघाड़ी के चांसेस क्या लगते हैं? तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। महाराष्ट्र में सबसे भ्रष्ट सरकार 2.5 साल में महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। और ये किसान विरोधी नहीं है, ये दलित विरोधी नहीं है, आदिवासी विरोधी नहीं है, ओबीसी विरोधी नहीं है, मराठा विरोधी नहीं है। और इसलिए लोगों में सरकार के बारे में गुस्सा है। फुले अम्बेडकर विचारधारा को हमेशा खत्म करने का काम लोगों ने किया है। आपने देखा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा बनाने में लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस का अलग जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन हमारा जो है वो सबसे ज्यादा सीटों से महाराष्ट्र जीतेगा और सरकार बनेगा। सर, महाविकास आघाड़ी और अलायंस पार्टनर्स का आपके हिसाब से रियलिस्टिक नंबर क्या होगा, टारगेट क्या है? हम लोग 200 के ऊपर जाएंगे और उस तरह की तैयारियां हमारी शुरू हो चुकी है, और लोगों का आशीर्वाद भी हमें महाविकास आघाड़ी को मिलता है। आपने अभी बात की ओबीसी की, आदिवासियों की, दलित की। महायुति के लीडर्स का ये कहना है कि शरद पवार जी जातिवाद और कास्ट पॉलिटिक्स प्रमोट करते हैं महाराष्ट्र में। आपका क्या कहना है? सबसे ज्यादा बीजेपी के जातिवाद व्यवस्था में है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी के लोगों को जो कुत्ता कहते हैं, क्या एक यवतमाल में इनके बड़े नेताओं ने इस तरह का वक्तव्य किया। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और फडणवीस ने माफी मांगना चाहिए, उनको तो वोट चाहिए, और जब वोट चाहिए वोटों के लिए कुछ भी करेंगे, खरीद लेंगे। ये जो भावना इनके बीच में, यही बीजेपी का सत्यानाश होना तय। सर, दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने अभी कैंपेन में बोला है हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वही दूसरी तरफ उनके जो अलायंस पार्टनर है अजीत पवार जी, वो बाहर आके ओपनली बोलते हैं कि ये जो बांटने का पॉलिटिक्स है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं ये बीजेपी को बोल चुका हूँ। तो इतनी कंफ्यूजन वोटर के माइंड में कि सेम अलायंस में से लोग जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को कैसे देखते? देखो, 10 साल एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट के वो प्रधानमंत्री, अब वो पूरे देश को एक ला सकते, ये उनने मान्य कर दिया। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने पहली बार देखा है कि वो अब ऐलान कर रहा है कि एक रहो, सेफ रहो। कमजोरी का कारण मोदी जी का बेहतर जो हमें देखने मिल रहा है, देश के लोगों को देखने मिल रहा है, वो उसमें सामने आ रहा है। और रहा उनका महायुति का जो इश्यू है, नवाब मलिक दाऊद से उसका संबंध है, और वो हमारे महाविकास आघाड़ी के मंत्री थे, तो उसको इन लोगों ने केंद्र सरकार उसको जेल भेज दिया। लोगों का ऐसे
कानून लगाकर 17 महीने उनसे था। आज कोई महायुति का कैंडिडेट महाराष्ट्र में अब दाऊद से संबंधित व्यक्ति का कैंडिडेट हो सकता है। ये जो वोट त्याग कहते हैं, ये वोट त्याग बीजेपी जो है वोट पावर है, वोट पावर के लिए कुछ भी, ये उनकी भूमिका है और इससे उनका असली चेहरा महाराष्ट्र की जनता के सामने आ चुका है। और उनका ये भी कहना है प्रधानमंत्री का कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को एक वोट बैंक तक ही सीमित रखना चाहती है और वो मुसलमानों को वैसे ही देखती है। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो कभी कभी उनका ताजुब लगता है। अमित शाह कहता है कि हम मुसलमानों को आगे चलने मिलने देंगे, मुसलमानों की प्रगति नहीं होने देंगे, और मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब 10 साल में इतने क्या किया? मुसलमानों के गुस्सा करना, उनको डराना, उसके तो इन लोगों ने क्या किया? भारत देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई विभिन्न जाति और धर्म के आधार पर एक था। नरेंद्र मोदी अमित शाह देश को तोड़ने का काम किया और देखिए डबोज से जो है, जो बातों को गुमराह करने के होते हैं, इश्यू को गुमराह करने वाले होते हैं, जो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है और बीजेपी का चेहरा महाराष्ट्र की जनता को समझ गया है। इसको सत्ता के बाहर करे बदल शांत। सर, हरियाणा में जब कांग्रेस की हार हुई, एक एस्पेक्ट बाहर आया था, मुद्दा रिबेल कैंडिडेट्स। वही मुद्दा महाराष्ट्र में भी फिर से सुनाई दे रहा है। अभी हाल ही में पार्टी ने 28 लोगों को सस्पेंड भी किया है, लेकिन सस्पेंशन के बाद तो वो पार्टी के खिलाफ ही काम करेंगे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस हरियाणा से कुछ सीखा नहीं है, अपने रिबेल्स को मैनेज करने में विफल हो। इस पर आपका क्या कहना है? थोड़े जगह में हुआ है, लेकिन हमसे ज्यादा बीजेपी में डिफरेंस हुआ है, वो अपनी सुधराए। और हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है। महाराष्ट्र भाजपा आघाड़ी पावर में अभी आधे सर महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो, अभी जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था। इसके बेसिस पे बहुत सारी हेडलाइंस बनी थी कि हर फैमिली को सालाना 3 से 3.5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा 5 गारंटीज के। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि नंबर बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये लाभ कैसे मिलेगा। उस पर आप थोड़ा लाइट सेट करें। उन्होंने कहा है अभी सरकार को बजट हम सेट कर रहे हैं, वो भी लाइट उन्होंने कहा है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, महाराष्ट्र रिसोर्सेज बोर्ड है, लेकिन महाराष्ट्र के रिसोर्सेज पूरा गुजरात को देने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया और इससे महाराष्ट्र के रिसोर्सेज बड़ों से अब महाराष्ट्र की जनता को खर्चे जी ने कहा उससे भी ज्यादा। लेकिन सर, मैं फिर से वही सवाल एक बार दोहराऊंगा कि जब एक फिगर कोट हो जाता है 3-3.5 लाख, वहीं पे थोड़े क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसका मतलब है महीने के 29,000 रुपए। तो वो किस बेसिस पे, किस स्कीम के अंदर आएगा, ये क्वेश्चन मार्क बहुत रेज हो रहा है कि वो फिगर कोट हुआ है। देखो, महिलाओं को बस दिया, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने के बाद 3,000 रुपया महीने का देने का हो गया, 4,000 रुपये बच्चों को देने का, बच्ची की मंजिल का। अगर आपको जितने भी सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से एडवर्टाइज करती हमारे नेता राहुल गांधी जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बातों की मजाक उड़ाते रहते। तो ठीक है, अब की जनता मजाक उड़ाएंगे। मैनिफेस्टो में एक और बात है सर
क्या हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से हटके इकोनॉमिक बैकग्राउंड बेस्ड रिजर्वेशन की तरफ बढ़ना चाहिए एज ए कंट्री? क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कहना है, जैसे आपने भी कहा, सीट शेयरिंग मेरिट से होनी चाहिए, लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि जैसे रिजर्वेशन की बात कोई करता है तो मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए वो नाइंसाफी हो जाती है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि रिजर्वेशन एक तरीके से अभी आप ही के पार्टी मेंबर एक इंटरव्यू में कार्ति चिदम्बरम जी ने कहा है कि अगर डेटा मिले, आज के दिन डेटा नहीं है, लेकिन अगर डेटा अवेलेबल हो तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? सब क्लियर है, जाति क्या है, करना है, इसका अर्थ एकदम क्लियर है कि हम लोग आर्थिक और फाइनेंशियल और एजुकेशनल, ये दोनों चीजों का हम लोग जनगणना करेंगे। वो जाति नहीं है, परिवार, उसे हर परिवार का डाटा सरकार के पास आएगा, उसके आधार पर उसको मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था की है और सबको मुख्य धारा में लाना यही हमारा संविधान का बेसिस है। तभी समानता बढ़ेगी, तभी इक्वलिटी बढ़ेगी, और ये काम कोई गलत है नहीं। इक्वलिटी लाना, ये बात एकदम परफेक्ट और हमारे संविधान ने कहा है, और इसलिए मेरिट को तो मौका मिलेगा ही। जो पीछे रहे हुए लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश है, और ये कोशिश हम सक्सेस करके रहे। क्योंकि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है तो वो बहुत बार ये होता है कि जो फॉरवर्ड कास्ट के गरीब लोग, या उनको भी एक्सटेंड करेगा, क्या उनको भी कोई मदद सरकार से मिलेगी? तो ये बहुत बार क्या होता है, कास्ट की वजह से उनको मदद नहीं मिल पाती। सभी जातियों का सर्वेक्षण किया जाएगा, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल, तो उसमें जो भी जातियां हैं जो अभी भी पीछे है, जो परिवार आज भी पीछे है, उनको सबको फायदा मिलेगा। और सर, अभी एक इंटरव्यू में आपके अलायंस पार्टनर शरद पवार जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि महायुति ने जो स्कीम लास्ट मोमेंट में अनाउंस किया है, उसके वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है इलेक्शन रिजल्ट में। इस पे आपका क्या मानना? मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा है कि ये स्कीम एग्जीक्यूट होगा और ये स्कीम का इम्पैक्ट पड़ सकता है। मुझे तो नहीं लगता है, मैं गाँव में घूम रहा हूँ, महाराष्ट्र में अभी आप लोगों ने जो पंचसूत्री प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम का बहुत बड़ा इफेक्ट है, और ये 5 गारंटी जो है, वो 5 गारंटी पर उन्होंने इंसर्ट करना शुरू कर दिया है। अब मुझे लगता है कि, और जो आप लोगों ने कल महाराष्ट्र नामा वितरण किया है, वो लोगों तक पहुंच गया है, और इससे महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उनकी संभावना है। और एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दी थी जब उनको पूछा गया था कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इलेक्शन के बाद जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत के आएगी वो चुनेगी, या फिर उनका बड़ा से होगा इस प्रोसेस में। क्या ये एग्रीमेंट हो चुका है कि जो पार्टी ज्यादा नंबर सीट जीतेगी वही सीएम चुनेंगे, या फिर एग्रीमेंट किस बेसिस पे हुआ? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वो हाईकमांड ने शरद पवार जी और राहुल गांधी जी, ये लोग डिसाइड करेंगे, और उसके आधार पर डिसीजन होगा। पहली बात, हम सब लोगों ने मानक बना दिया है कि महाराष्ट्र बचाना, इस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र को भेज रही है, महाराष्ट्र को बचाना कि हमारा दायित्व हो जाता है। बहुमत में आने के बाद हाईकमांड डिसीजन। सर, आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है, तो मैं वो एक क्वेश्चन आपको फिर से नहीं पूछूंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको चुना गया पार्टी या हाईकमांड के द्वारा, एक व्यक्तिगत तौर पे क्या आप वो सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने के लिए रेडी है, कि क्या आप ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं? आपके व्यक्तिगत देखो, मैं जो आज मेहनत कर रहा हूँ, मैं फल की
कल की बात सोच कर नहीं करता। मैं अगर पार्टी नहीं चुन लिया आप, जो भी मेरे को पार्टी ने दायित्व दिया है उसको प्रामाणिकता से मैंने पूरा किया है। स्पीकर हो, पार्टी का अध्यक्ष हो, पार्टी जो भी बोले वो मेरा दायित्व रहेगा, उसको अच्छा करना ही मेरा दायित्व। गॉड। महाराष्ट्र के 3 लीडर्स जो आज के दिन चर्चा में है, उन पे आपका ओपिनियन मैं चाहता हूँ। एक है उद्धव ठाकरे जी, जो आपके अलायंस पार्टनर है। दूसरे है एकनाथ शिंदे जी, जो अभी मुख्यमंत्री है। और तीसरे ऑब्वियसली है आपके खास दोस्त, जो आप बहुत बार बोल चुके हैं, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ये तीनों लीडर्स के बारे में आपका पर्सनली क्या मानना है, आप उनको कैसे देखते हैं? तो उद्धव ठाकरे जी एक समझदार नेता है, देवेंद्र फडणवीस में भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह से 7.5 साल में महाराष्ट्र सत्ता में रहे और महाराष्ट्र को ही तबाह कर दिया। तो एक एकनाथ शिंदे जी, एक उद्धव ठाकरे जी, और तीसरे है अपने देवेंद्र फडणवीस। इतना सीधे का ऐसा है सत्ता की दुरुस्ती, ऐसे ही इतना और सत्ता के लिए कुछ नहीं कहेंगे, आप वो बोल रहे हैं। सर अभी थोड़ा डिटेल में अगर आप हमें समझाओ, क्योंकि 6 रीजन में महाराष्ट्र बताओ, आपके हिसाब से किस रीजन में महाविकास आघाड़ी, या चलो महाविकास आघाड़ी का हम छोड़ भी दे तो कांग्रेस की बात करें, तो किस रीजन में आप गेन करने की होप कर रहे हो? कौन सा रीजन आपको थोड़ा टफ लग रहा है? तो इधर पे तो हम सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, मराठवाड़ा में सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, उत्तर महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो आप बोल रहे हो ये तीनों रीजन में आप सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी। और सर अभी एक ऑब्वियसली एक अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हुआ है मुंबई। जीशान सिद्दीकी कांग्रेस के एमएलए थे, वो अभी बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं। एक तरफ वो बोलते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उससे कुछ नहीं, दूसरी तरफ वो जाके अजित पवार जी का पार्टी ज्वाइन करते हैं, और उनका ये भी कहना इंटरव्यू में कि बहुत बार जब वो काम करना चाहते थे कांग्रेस पार्टी ने उनको काम नहीं करने दिया, और उनको ये बोला जाता था कि सीएम साहब यानी उद्धव साहब का की आग थी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी पे, और कांग्रेस नेता उनके लिए लड़े नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एडजस्ट हो रहा है पार्टी अलायंस में, और इसी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। एमएलसी के चुनाव में इस तरह से क्रॉस किया, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया है और अपना बीजेपी को किया, या उनके अलायंस को किया, पार्टी का ये पार्टी से लोगों ने धोखा किया, कैसे शांत जीतने की हमारे लिए इतिहास बन चुका है, उसकी कोई चर्चा करने को कारण। और सर जब आप बात करते हो, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली हमेशा आइडियोलॉजी पे चली, या तो ये आइडियोलॉजी वरना वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे लीडर्स चुने गए, मुख्यमंत्री चुने गए। लेकिन इस बार 2021-22 से जो भी हुआ है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कांग्रेस और शिवसेना साथ आ चुके हैं। महायुति में एविडेंटली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजित पवार जी ओपनली बात कर रहे हैं उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सर्टेन एस्पेक्ट्स में। तो क्या आइडियोलॉजी आज के दिन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से बाहर हो चुकी है? क्या बस एक नंबर गेम बन चुका है? मैंने कभी कहा है, जैसे बीजेपी वोट की हाथ कहते हैं, मैं पावर की हाथ, ये नया वर्ड मैं अभी बीजेपी के लिए लिखा हूँ। पावर के लिए कुछ भी और विचारधारा उसमें साल में भी रखती है, और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति को जो विचारधारा की राजनीति, उसको पूरा कीचड़ बनाने का काम, उसको बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया है, ये स्पष्ट हो। और सर आपने भी अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में सबसे मजबूत पार्टी बनाएं। कांग्रेस पार्टी के लेंस से जब आप देखते हो, मुंबई, बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि मुंबई में सिर्फ 10-11 सीट लड़ रही है, तो शायद मुंबई में वीक हो गई है पार्टी।
तो कांग्रेस पार्टी के अपलिफ्टमेंट या फिर प्रोग्रेस के मामले में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लेंस से जब आप देखेंगे तो ये इलेक्शन कहाँ तक जाएगा आपके हिसाब से? देखो, मुंबई के बारे में, मुंबई में हमारा एक अलग है, तो बागी कांग्रेस करते हैं, वहाँ का वहाँ का मिलता है, और पूरा महाराष्ट्र 36 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस का रिजल्ट आपने पार्लियामेंट में देखा है। तो अब मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा, मैं कोई थेरिकली बात नहीं करता हूँ। और पार्लियामेंट में लोगों को अब देखने मिला कि महाराष्ट्र में कांग्रेस कितनी मजबूत है। सब सीटें लड़कर सबसे ज्यादा सीटें के आने में हमारे को इंतजार है। बीजेपी 28 सीट लड़ी थी, 28, और बीजेपी 9 सीटों में लड़ी। तो अब 28 का और 9 सीट का, और हम 17 सीटें लड़ी, और हम लोगों ने 13 सीटें जीत लड़ी। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को किस तरह से खड़ा किया गया कि पार्लियामेंट में सर पार्लियामेंट के इलेक्शन जब आप एनालाइज करते हो तो दो चीजें बात, एक हरियाणा का एग्जाम्पल सेट कर चुका है कि पार्लियामेंट में जीतना हमेशा ये तय नहीं करता कि आप असेंबली में कैसे परफॉर्म करते हो, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने, उनका ये कहना है कि अगर आप पार्लियामेंट के वोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट के एनालाइज करोगे तो आज भी बीजेपी जो है न्यूमेरिकली स्टैटिस्टिकली नंबर के गेम में सबसे बड़ा पार्टी है, और पार्लियामेंट का वोट वोटिंग परसेंटेज भी वही कहता है। मैं आपको जो यही कह रहा हूँ, बटन इतना झूठ बोलता है कि तो मैंने पहले बताया, आपने 17 पे लड़ा और वोट 58 और आप 13 जीते थे, 9 जीते। तो वो जो आंकड़े बता रहा है वो 28 के बता रहा है, मैं 17 के बता रहा हूँ। तो वो जो आंकड़े की खेल खेलते रह जाते हैं, बटन तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट, मुझसे भी जाना है, उनके बातों में आओ। अब इसको बिल्कुल कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम। और एक चीज सर, अभी विनोद तावड़े जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, इसके पहले अमित शाह ने भी इसी बात में कुछ बोला था कि ये जो महायुति है ये लाइफ लॉन्ग अलायंस नहीं है। तो उन्हें विनोद तावड़े जी ने ये तक बोल दिया कि 29 में आप शायद देखोगे कि एनसीपी, अजीत पवार, शिवसेना, एकनाथ शिंदे का शिवसेना और बीजेपी अलग अलग शायद में जा सकता है। फिर वही मामले में अगर महाविकास अघाड़ी की आप बात करते हो तो आप ये अलायंस जो आउट ऑफ कंपल्सन थोड़े लोगों के हिसाब से बना है, इसका लाइफ आप कितना देखते हो और इंडिविजुअल पार्टी कितना स्ट्रेटेजी? मैं भविष्य वाला टीम जो हमारे हाथ दोस्त है उनको साथ मिलकर करना हमारी भूमिका है, और हम करते हैं। दोनों अलायंसेस में सर अगर आपको रेट करनी हो, मैं रिजल्ट्स के मामले में नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन्फ्लुएंस के मामले में, महाराष्ट्र के हित में जो पार्टी काम करती है उस मामले में आप पार्टी को किस तरीके से रैंक करते हो दिस पॉइंट इन टाइम दोनों अलायंस, चाहे महाविकास अघाड़ी हो। देखो, सब समय समय की बात करती है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम हमारी पार्टी डेवलप करना चाहते हैं, और महाराष्ट्र में कांग्रेस की विचारधारा मजबूत है, इसलिए मैं ये तीनों परतों में नहीं जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं जीतना। अभी सर एक दुर्घटना हुई है बेगूसराय, जहाँ पे एक इंडियन रेलवे के पोर्टर अनफॉर्चुनेटली 2 रेल डब्बों के बीच में आके उनका देहांत, तो एक एक्सीडेंट है। इसमें ये नेशनल इश्यू बन चुका है अभी, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। इसमें बहुत लोगों का ये कहना है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करना, इसी वजह से ये मौत हुई है, तो सारा पैसा कहा जा रहा है, ये ऑनलाइन बहुत चल रहा है। दूसरी तरफ वहां की जो रेलवे यूनियन है उन्होंने ये कहा है कि ट्रेन का नंबर तो आप बढ़ा रहे हो लेकिन आप मैन पावर नहीं बढ़ा रहे, इसी वजह से हुआ है। तो इस हादसे को लेकर रेलवे मिनिस्ट्री की जब बात आती है तो आपका क्या मानना है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है?
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आम इंसान को कुत्ते की मौत मारना उन्हें डिसाइड कर नरेंद्र मोदी की शुरुआत में बड़ी बात आम आदमी मरे उसका कोई लेना नहीं। इस देश को कुत्ते पर तो मिले और उनके आरएसएस के लोग ये बस देखिए कुछ महासत्ता बन जाएगा ये सोच जो बिकी है और नरेंद्र मोदी के बातों से भी ये स्पष्ट होता है। रेलवे की एक तरह की घटना नहीं लगातार रेलवे में घटनाएं हो रही है आप लोग वहां मर रहे हैं लेकिन रेलवे की व्यवस्था में सुधार न लाना कर्मचारियों की भर्ती न करना और ये सब बात बीजेपी कर रही सत्ता के आधार पर और इसलिए बेगूसराय में जो घटना होगी लोगों में गुस्सा हुआ और पूरे देश में उस बात को लेके नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय के मंत्री के ऊपर गुस्सा लोगों का पूरे देश में देखने को सर और एक इंसिडेंट अभी हुआ था मुंबई की बात है। मुंबई पुलिस ने कंप्लेंट भी रजिस्टर किया है। एक इंटरनेशनली अक्लेम जर्नलिस्ट है राणा है, उनका किसी ने नंबर लीक कर दिया था ट्विटर पे, तो उसमें केस दर्ज हुआ था, वो अलग बात। तो उसमें कैंपेन इस दौरान विमेन फ्रीडम प्रेस करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कुछ नंबर बाहर निकाले। उनके नंबर्स के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जो विमेन जर्नलिस्ट है उनमें जो टारगेटेड अटैक होता है चाहे वो ऑनलाइन हो या कहीं पे भी हो, उसमें से 8.4% जो है वो इंडिया से आती है। पूरे दुनिया की जो परसेंटेज है इंडिया से आती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जेंडर भी आप हटा दो तो पूरा जो अटैक होता है टारगेटेड अटैक सोशल मीडिया ट्रोलिंग एक्सेट्रा 10% जो है वो इंडिया से आती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रेस फ्रीडम का एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और दूसरी बात ये कि जैसे ही उनका नंबर लीक हुआ उनको ट्रेंड कॉल्स आने लगे, एक अलग हैशटैग ट्रेंड होने लगा अरेस्ट कराना आयोग, क्योंकि उन्होंने सीता के बारे में कुछ ट्वीट, सीता माता के बारे में कुछ ट्वीट किया था बहुत सालों पहले। तो ये नेगेटिव गेम को आप कैसे देखते हो? प्रेस फ्रीडम के बारे में आपका क्या कहना है? तो दो चीजें हैं केंद्र सरकार असफलता की वजह से देश में सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ और वैसे महाराष्ट्र जैसे कि महाराष्ट्र में आज महिला सुरक्षा का प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा 67,000 महिला आज महाराष्ट्र से लापता है। में बच्चियां 4 और 5 साल की बच्चियां तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो महिलाओं के बारे में जो सोच वो किस तरीके मोहन राघव जी ने कई बार कई स्टेटमेंट भी किया है क्योंकि बीजेपी की जो बेसिक जो विचारधारा है वो आरएसएस। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान महिला सुरक्षित है या नहीं है इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे स्थिति होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है सर। अगर एक इंसान जिनकी सिक्योरिटी है अगर उनको बॉनेट पे से गोली चलाई जा रही है, असैसिनेशन हो रहा है मुंबई में होगी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति में बहुत ज्यादा प्रश्न उठाता है। तो आप पहली बात तो वो इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है, और उसके बाद का जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ या फिर उसके बाद के जो स्टोरी बाहर आई उस पर आपका क्या कहना, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का आपका क्या? देखो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार ने निर्माण करके रखा है। अब जब घटना हुई बाबा सिद्धू तो साबरमती के जेल में बैठा हुआ को उसको जोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई की प्रॉपर्टी के इशू
तो अभी सामने नहीं आ रही। पुलिस की इंक्वायरी किधर की किधर जाती है। हमारी सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद इस घटना को ओपन किया जाएगा, वास्तविकता क्या है वो सामने लाई जाएगी और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को सीधा किया जाएगा। आज आप देख रहे हो पुलिस के मुखिया, पुलिस महासंचालक, इसको डिप्टी करके एक अंदर बैठा है, दूसरा बिल्डिंग में बैठा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया था कि नया नीति विधायक है, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की मीटिंग सुनी और ये जो अभी नीति विधायक है ये चुनाव तक है और जो रिटायर हुई इसके ऊपर कई केसेस में उसके ऊपर एफआईआर करती है, जो बीजेपी का काम करती है। ऐसे डीजी को वो खुट्टी पे रिटायर जो डीजी है उसको बिठाने का काम बीजेपी कर रही है, खुद के फायदे के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए। राज्य की जनता की विरोध होना चाहिए, अब वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो या फिर टेम्पल्स हो। तो इसमें आपका क्या स्टैंड है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर होना चाहिए तो किस हद तक होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम्प्लीटली हट जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और जहाँ बीजेपी की सरकार की राज्य में आई तो हिंदुओं के मंदिरों को सरकार के कब्जे में लिया गया। महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर लिया गया, सिद्धिविनायक का मंदिर लिया। वैसे देश में कई मंदिरों को बीजेपी ने अपने कब्जे में लिया, सरकार के कब्जे, और वही से ही धार्मिक वहाँ की पवित्रता खत्म करने का काम किया था। एक तरफ हिंदू की बात करना और एक तरफ हिंदू की मंदिर को जो लोग अपनी श्रद्धा से भगवान के चरण में पैसा डालते हैं, उस पैसे से डेवलपमेंट के नाम से वो पैसा खुद के घर में जाना, ये जो बीजेपी ने काम नया शुरू किया है इसका हम विरोध करते हैं। ये लोकल लेवल पे ही मंदिरों का होना चाहिए और जो आज तक चल गया है ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। सर, बहुत एंगल से ये चुनाव बाला साहेब ठाकरे जी के लेगेसी का फाइट भी बताया था। शिवसेना दो फैक्शन में बढ़ चुकी है। अब एकनाथ शिंदे जी का फैक्शन ये कहता है कि लोकसभा चुनाव में हमने बेहतर किया तो जो बाला साहेब ठाकरे का लेगेसी है वो हमारा है। तो आपके हिसाब से पहली बात तो क्या ये लेगेसी बैटल है, और दूसरी बात ये क्योंकि उन्होंने कम सीटों में 9 सीट जीते थे, उन्होंने कम सीटें कंटेस्ट किए थे कंपेयर टू शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। तो ये दो फैक्टर्स से परफॉर्मेंस वाइज आपको क्या लग रहा है प्रैक्टिकली? देखो, मैं ठाकरे परिवार का जो कर रहा है ये मामला कोर्ट में, और ये कोर्ट होने की वजह से मैं इससे कोई बात नहीं कर सर, जाते आते मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, अगर आप महाराष्ट्र के वोटर्स को, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन 2022 से फैल चुका है, बहुत सारे वोटर से हम बात करते हैं हमें समझ आता है कि थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन किस तरफ है, कौन कहाँ बढ़ चुका है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, और उसके ऊपर सेम अलायंस में भी अब डिफरेंट वर्जन आने लगे। तो नाना पटोले जी का एज एमपीसीसी प्रेसिडेंट अगर कुछ बोलना हो फॉर द वोटर्स ऑफ महाराष्ट्र, आप क्या कहेंगे? जो बीजेपी और महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों को बर्बाद किया, मुट्ठी भर लोगों की कर्जा माफ किया, किसानों का नहीं, युवाओं को बेकार करने का काम किया, बेरोजगार करने का काम किया, महंगाई बढ़ाकर गरीबों को बर्बाद किया और महाराष्ट्र का पतन करने का काम और गुजरात को बेचने का काम बीजेपी और महायुति की सरकार ने किया। और साहू फुले अम्बेडकर विचारधारा हमारी रग रग में, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान,
अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए मैं महाराष्ट्र जनता से नम्र निवेदन करूंगा कि आप महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े होंगे और महाविकास आघाड़ी को बहुमत से जीतने दीजिए। गत वैभव महाराष्ट्र को लाके देने की जवाबदारी हमारी है, महाविकास आघाड़ी की है। मैं कहूँ धन्यवाद। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए एंड वी विश यू ऑल द लक फॉर द कैंपेन गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू।